अच्छा जी, कल की क्लास में हम डायमेंशंस पढ़ रहे थे। डायमेंशंस क्या होती हैं जी? ऐसी टेक्निक है, ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप एक जो ड्राइव क्वांटिटी होती है उसका नेचर पता कर लेते हैं कि उस ड्राइव क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और कैसे इन्वॉल्व है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7, उनके क्या डायमेंशंस हैं। लेंथ का होता है एल, मास का होता है कैपिटल एम, और टाइम का होता है टी वगैरह वगैरह, बाकी सब आपके पास मौजूद है। तो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम डायमेंशंस लिखते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं ताकि हमें ये फार्मूलों से डिफरेंट हो जाए। फार्मूले हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते और डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि हम सिंबल्स ही यूज़ कर रहे हैं, कन्फ्यूजन सी हो जाएगी अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ ना करें। फिर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाली थी। कौन कौन सी थी ये? स्पीड से हमने स्टार्ट किया था। स्पीड का डायमेंशन निकला था एल डिवाइडेड बाई टी या एल टी की पावर -1। ये दोनों एक ही बात होती है। ये नीचे का टी आप ऊपर ले जाओगे तो पावर इसकी इन्वर्स हो जाती है -1। फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला था, वो निकला था एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर या एल टी -2। देख लें जी, आपको एक्सेलरेशन का अगर हम डायमेंशन स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, एक लेंथ और एक टाइम। ये देखे ना, एल और टी, दो सिंबल्स नजर आ रहा है हमें, दो डायमेंशन नजर आ रही है ना, एल और टी। तो हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन में लेंथ होता है और टाइम होता है। उसके बाद जो हमने अगला देखा था फिजिकल क्वांटिटी, वो था फोर्स। फोर्स का डायमेंशन निकला था एम एल पर टी स्क्वायर, और प्रेशर का डायमेंशन निकला था एम टी -2 अपॉन एल। तो अब अगर हम प्रेशर का डायमेंशन देखें, ये है प्रेशर का डायमेंशन। तो हमें नहीं पता व्हाट इज प्रेशर, लेकिन हमें पता है कि प्रेशर में तीन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, मास, टाइम और लेंथ। यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट में मास को, टाइम को या लेंथ को छेड़खानी करें, तब्दील करें, उसके प्रेशर में फर्क पड़ता है। प्रेशर जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के टाइम पर डिपेंड करता है और उसके मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमें फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है उसको समझने में मदद मिलती है डायमेंशन से। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डायमेंशन के थ्रू हम इक्वेशंस को वेरीफाई भी करते हैं। और मैंने हमारे पास जो तीन मशहूर इक्वेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से सेकंड इक्वेशन ली थी और उसको डायमेंशनली प्रूफ करके दिखाया था। लेफ्ट साइड का डायमेंशन एल बना था, राइट साइड का भी डायमेंशन एल बना था, दोनों सेम थे डायमेंशन। इसका मतलब इक्वेशन जो है हमारी वो करेक्ट है, दुरुस्त है। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन मैंने आपको कहा था कि होमवर्क से इसको आप वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन होता है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल्स को समझते हैं। अगर तो ये वी एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है बस सिर्फ आखिर की होती है, मोशन के जो बिल्कुल एंड में वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ही है, इसमें हम वेलोसिटी का डायमेंशन डालेंगे। ये है जी इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी होती है लेकिन शुरू की वेलोसिटी को आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये और ये दोनों वेलोसिटी हैं, इन दोनों में हम सेम डायमेंशन डालेंगे वेलोसिटी का। बस आप जब इक्वेशंस को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे वी एफ पे हम आखिर की और वी आई पर हम शुरू की वेलोसिटी डालते हैं। ए से मुराद हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल पर टी स्क्वायर। और टी से मुराद हो गया टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो ये हमने इस इक्वेशन के वेरिएबल समझ लिए कि कौन कौन सी ये क्वांटिटीज हैं। और अब हम इसका लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है जी? ये है लेफ्ट साइड हमारे पास वी एफ, यानी कि ये एक वेलोसिटी होती है। एक मिनट जरा, 2 मिनट का जरा रुकिएगा, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे थे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है वी एफ, और वी एफ जो है वो दरअसल एक वेलोसिटी होती है, लिहाजा हमने वेलोसिटी का डायमेंशन डाला। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल अपॉन टी, एल पर टी, ये हमने ऊपर ड्राइव किया था, हमने बनाया था। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट साइड का डायमेंशन एल अपॉन टी। वाईफाई नहीं खोलिएगा, इसी पे चला दो आप। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन के राइट साइड पर है जी वी आई प्लस ए टी। तो अब हम एक एक करके इन सबके डायमेंशन डालते हैं। वी आई वेलोसिटी होता है, लिहाजा हमने ये वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दिया एल अपॉन टी। उसके बाद प्लस है, प्लस डाल दिया। फिर ए है तो हमने ए का डायमेंशन डाल दिया एल अपॉन टी स्क्वायर। और फिर टी है तो हमने टी का डायमेंशन डाल दिया। ए और टी के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये एल अपॉन टी और ये जो टी है इनके दरमियान मल्टीप्लाई है। अब हमने मल्टीप्लाई किया, काटा जी, यहाँ ये वाला टी जो है कट गया नीचे के स्क्वायर, यानी कि नीचे 2 टी है, आपने एक टी काट दिया, एक टी बच गया, ये देखें जी, एक टी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब आपके पास नीचे क्या बचा, एल अपॉन टी, ये वेलोसिटी वाला जो एल अपॉन टी है वो एज इट इज आ गया, और जो एक्सेलरेशन वाला एल अपॉन टी स्क्वायर था उसमें से एक टी कट गया टाइम्स, एक टी बच गया, तो ये एल अपॉन टी। अब ये एल अपॉन टी इन दोनों को अगर आप प्लस करें एलसीएम वाले तरीके से तो ये हो जाएगा 2 एल अपॉन टी। ठीक है जी, एलसीएम का तरीका आपको आता होगा, कल भी बताया था। एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन टी, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एल अपॉन टी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने इस 2 को हटा दिया, इस 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन में ये कर भी पता नहीं क्या आ रहा है, हमने इसको इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, एल अपॉन टी। तो देख लीजिए, लेफ्ट साइड का भी डायमेंशन एल अपॉन टी आया, राइट साइड का डायमेंशन भी एल अपॉन टी आया, दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है ये इक्वेशन दुरुस्त है, सही है, वेरीफाई हो गई। अब हम आते हैं जो तीसरी इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको वेरीफाई करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को वेरीफाई, ये जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस वी आई स्क्वायर जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये माइनस का है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का। स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं, वीडियो दे दूंगा ना अबू बकर, मैं ये वीडियो दूंगा आपको, तो आप उस वीडियो में से पूरा समझ लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो चले, ये ले, ये ले, मेरी तस्वीर तो नहीं आ रही ना, ये लीजिएगा, ये ले, ठीक है, जल्दी से लीजिए, 3 तक गिन रहा हूँ मैं, 3 2 1। अब तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, अब वापस हम आते हैं इस तरफ, नहीं हुआ, अरे भैया, ये लो जल्दी से खींचो। अच्छा ये लो पूरा आ रहा है एक्सप्रेशन, जल्दी से लो, ओके लिख दो मुझे चैट पे जल्दी से, इतनी देर में तो मैं हाथ से लिख लेता। ठीक है जी, चले शाबाश, अच्छा है जी, ये लड़का नोट करता है चीजें, अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है। हाँ जी, हम थर्ड इक्वेशन पे आ रहे थे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपके पास माइनस वी आई स्क्वायर है इसको आप दूसरी तरफ 2as की तरफ ले जाए, यानी राइट साइड पर ले जाए। ये माइनस का है, जब राइट साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस वी आई स्क्वायर हो गया। अब आपकी इक्वेशन ऐसे हो गई जी कि 2as प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। हमने ये क्यों किया है, इसका मैं अगर आपको जवाब दूं, तो अगर हम इसी क्वेश्चन के तौर पे, इसी क्वेश्चन को लेके क्या नाम है डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे ना, ये नहीं हो पाएगी। अगर मैं इसको 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर करके रखूंगा, तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों वेलोसिटी है तो अलग अलग, न्यूमेरिकल्स के अंदर वी एफ जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, वी आई जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो माइनस का कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाता है। लेकिन जब हम डायमेंशंस पर आएंगे तो ये वी एफ और वी आई ये तो दोनों सेम वेलोसिटी है, सेम डायमेंशन डल जाएगा, है ना जी, दोनों तो वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पर भी वी एफ पर भी एल अपॉन टी आएगा, माइनस वी आई पर भी एल अपॉन टी आएगा, और तब दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, सारा कुछ काम खराब हो जाएगा। तो ये जो फर्क आ रहा होता है, ये डायमेंशन में, क्योंकि हमारे पास इनकी डायमेंशन सेम होंगी, तो ये हमारी इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी अगर हम ऐसे लेके चले। तो हमने क्या किया, हमने ये माइनस वी आई जो है ना इसको दूसरी तरफ लेकर प्लस वी आई हो गया। अब ये जो इक्वेशन बनी है हम इसको डायमेंशनली वेरीफाई कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में आपका लेफ्ट साइड देखें जी, क्या है, ये है आपका लेफ्ट साइड 2as प्लस वी आई स्क्वायर। अब इसके अंदर हम वेरिएबल समझ कर डालें अगर, तो ये जो a है ये एक्सेलरेशन होता है, इसका डायमेंशन जो है वो l अपॉन टी स्क्वायर होता है। ये s से मुराद होता है डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस लेंथ ही होता है, लिहाजा इसमें आप लेंथ वाला डायमेंशन डालते हो l। और ये जो वी आई है ये वेलोसिटी है, इसमें आपने वेलोसिटी वाला डायमेंशन डाला, तो ये मैंने डायमेंशन डाल दिए। 2a की जगह आ गया l अपॉन टी स्क्वायर, s की जगह आ गया l, और वी आई की जगह आ गया एल अपॉन टी, और वी आई पर स्क्वायर हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जी, कैसे, ये देखें जी,
ये अच्छा यहाँ पर ए और एस के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो इसलिए मैंने ए और एस की डायमेंशंस के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है जी, आपने ये वाला एल, ए का एल और जो डिस्टेंस वाला एल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी पावर ऐड कर दी, ये हो गया एल स्क्वायर। दूसरी तरफ आपने क्या किया, ये जो स्क्वायर था ये आपने दोनों पर लगा दिया, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गई। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करना देख लें एक दफा दोबारा। एल को आपने एल से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये आपने एल और टी दोनों को दे दिया, तो ये आपका बन गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ तक आप। अब उसके बाद आप इन दोनों को एलसीएम के जरिए सॉल्व करें, या यूं कह लें ये सीधा सीधा अगर हम एलसीएम से ना करें तो ये 2 है, ये प्लस 1, तो ये हो गया 3, या कुछ भी नहीं है तो 1 है ना कोफिशिएंट, तो ये 1 प्लस ये 2, ये हो गया 3, बेस हमने कॉमन कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 3 एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 3 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको आप नेग्लेक्ट कर दें। क्या बचा आपके पास लेफ्ट साइड पर, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये आपके पास लेफ्ट साइड का डायमेंशन आ गया। तो ये जो लेफ्ट साइड है ना 2as प्लस वी आई स्क्वायर, इसका फाइनल डायमेंशन क्या बना, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब हम राइट साइड लेते हैं, राइट साइड पे हमारे पास खाली वी एफ स्क्वायर बचा हुआ है, वी का डायमेंशन डालें आप एल अपॉन टी, इसका स्क्वायर। अब आप दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देख लीजिए लेफ्ट और राइट दोनों का डायमेंशन बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही हो गई आपकी। तो ये हमने कल इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, आज हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूफ कर दिया। अब ये चैप्टर जो है और ये टॉपिक ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये जो आप इस पूरे चैप्टर के अंदर से क्या क्या आता है मैं आपको वो बताऊं, अगर तो कोई भी रिटन सवाल नहीं आता इसमें, यानी कि वो जो रट्टे वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते इस चैप्टर से। ऊपर कहाँ अबू बकर, ऊपर कहाँ बेटा, थर्ड इक्वेशन पे, ये ले थर्ड इक्वेशन, ये आ रही है, ये ले इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अच्छा, अब अगर हम चैप्टर नंबर 1 हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा, डायमेंशन का टॉपिक भी हमने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, बेकार। अच्छा, अब हमारे पास इस चैप्टर से याद करने वाला कुछ भी नहीं है। देखें इसमें आपके पास, अगर आप इस बुक पे देखेंगे ना चैप्टर को, तो आपको इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी मिलेंगी, कुछ ब्रांचेस भी मिलेंगी। अबू बकर, मैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हें खुद ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं इसके ना स्क्रीनशॉट लेकर मैं खुद से, बल्कि इसकी मैं फाइल बना के ना जेपीईजी फाइल बना के सेंड कर दूंगा दोनों की, ठीक है, असाइनमेंट होमवर्क के नाम से दोनों की इक्वेशन, बल्कि तीनों की भेज दूंगा, ठीक है। याद दिला देगा बस एंड में ना, क्लास खत्म होने से पहले मुझे याद दिला देगा, तो मैं आपको इन तीनों का जेपीईजी बना के दे दूंगा। अच्छा, अब मैं आपसे बता रहा था कि आपको इस चैप्टर में याद करने वाली बहुत सी चीजें, जैसे कि फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की ब्रांचेस, मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशन आते नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इनिशियल टॉपिक होते हैं, मैट्रिक क्लास में आता है, फिजिक्स का डेफिनेशन, फिजिक्स की ब्रांचेस, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे साइंटिस्ट ने, ये सब वहाँ आता है, यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर जो आता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, वो आपसे रटे रटाए चीजों का पेपर नहीं लेते, वो आपसे लॉजिक बेस लेते हैं, आपको नापते हैं, आपका दिमाग नापते हैं कि आपने कितना अच्छा फिजिक्स समझा है। तो अब वो कैसे समझ में आता है उनके, वो आपको फिर ऐसे पेपर, ऐसे सवाल देते हैं, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, जो जाहिर बात है रटा नहीं जा सकता, अगर आपने समझा हुआ है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखिएगा, फिजिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर का वो नहीं आता है प्रैक्टिकल की तरह, थ्योरी की तरह के जी वो याद कर लिए 10 सवाल 6 लग गए पास हो गए। यहाँ आपसे ये लॉजिक बेस्ड पेपर लिया जाता है, फिजिक्स का लॉजिकल होता है, आप समझोगे तो ही आप न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, और वो इसी चीज का पेपर आता है। तो इस चैप्टर से जो एक चीज आती है ना, अक्सर आती है बस, वो ये है डायमेंशंस। डायमेंशंस का टॉपिक आता है। डायमेंशंस के टॉपिक पे क्या आता है जी, दोनों तरीके की चीजें आती है। आपसे ये भी सवाल आए हैं पास्ट ईयर में ऐसे कि जी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी कि जी प्रेशर है, इसको डायमेंशन निकाल के दिखाओ, या आपको बता दिया जी कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डायमेंशन निकाल के दिखाओ। या फिर ये वाले सवाल भी आते हैं कि आपको इक्वेशंस दी आती है और आपसे कहा जाता है कि इसको जो है डायमेंशनली वेरीफाई करो। तो अब डायमेंशनली वेरीफाई करो इक्वेशन या जो क्वांटिटीज है, तो इस चैप्टर या अब तक की जितनी भी इक्वेशंस थी हमने उनको तो डायमेंशनली वेरीफाई कर लिया। 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, हमने तीनों को वेरीफाई कर लिया। और कुछ जो मोटी मोटी फिजिकल क्वांटिटीज थी जैसे कि प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, हमने उनको भी वेरीफाई कर लिया। अब हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आप चैप्टर 4, 5, 6, 7 आप पढ़ेंगे, तो वहां जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी
हम हाथ के हाथ उनका डायमेंशन वहीं पर निकालेंगे। ठीक है, जैसे अभी तो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया ना एक्सेलरेशन का, प्रेशर का। अब जैसे हम आगे जाएंगे, आगे आगे हमारे पास मोमेंटम का टॉपिक आएगा, तो हम मोमेंटम का डायमेंशन उसकी डेफिनेशन के दौरान जब हम उसके यूनिट की बात करेंगे, जब हम उसके फॉर्मूले की बात करेंगे, तो हम हाथ के हाथ उसके डायमेंशन की भी बात करेंगे। तो आगे के चैप्टर में हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, हम उनके वेक्टर है या स्केलर है ये भी चेक किया करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसका यूनिट देखेंगे और उसके बाद उसकी डायमेंशन को निकालेंगे, इसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, उसका डायमेंशन हम हाथ के हाथ निकालेंगे, एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशंस थी, हमने उन तीनों को वेरीफाई कर लिया। आगे जाएंगे आप चैप्टर, खासकर चैप्टर 7 जो होगा वेव वाला, उसमें हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, तो हम उन इक्वेशंस को डायमेंशनली वेरीफाई फिर उधर ही करेंगे। ठीक है, उधर ही इक्वेशन हम डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे। मैं यहाँ यूं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि जाहिर बात है उसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसका फॉर्मूला आपको अभी नहीं पता। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको अभी नहीं पता। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है 1/t और एक फॉर्मूला होता है 2π/ω। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन होता है, उसको वो आता है अक्सर डायमेंशन भी वेरीफाई करने के लिए। मैं आपको वो कैसे सिखा सकता हूँ, जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं पता। अब फ्रीक्वेंसी का जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें ओमेगा आ जाएगा, आपको वो भी नहीं पता ओमेगा क्या होता है। तो हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, वहां जब ये इक्वेशन आएंगी तो हम उधर उनको वेरीफाई करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में डायमेंशन पढ़ लिया, ये हमारा आखिर दम तक कंटिन्यू रहेगा। हाँ, लॉकडाउन के बाद ही होगा, जाहिर बात है। पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा भी या नहीं, ये भी तो नहीं कंफर्म होगी। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर, ये डायमेंशन याद रखिएगा, डायमेंशन वाला टॉपिक आपका बिल्कुल एंड तक चलता रहेगा, बिल्कुल आखिर के चैप्टर तक आपका ये डायमेंशन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से कोई ना कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे और आप उसका वहां डायमेंशन निकालोगे। हर आगे जाके चैप्टरों में आपके पास बड़ी बड़ी इक्वेशन आएंगी, आप उनको डायमेंशन के जरिए वेरीफाई भी कर रहे होगे। तो ये आपका आखिर तक चलेगा। हम जो जो इक्वेशन चैप्टर्स में आती जाएंगी, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता वेरीफाई करते जाएंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर नंबर 1 के आखिर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सब बेकार है, सब कचरा है। वो एरिया और सरकमफेरेंस, इनके न्यूमेरिकल्स हैं, वो नहीं आते। वो बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताने के लिए, कैलकुलेशन सही करने के लिए है बस, वो अदरवाइज वो बेकार है। तो हम वो न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपने जो ज्यादातर ध्यान में रखना है ना, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, एक आपको कन्वर्जन्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखनी होगी। दूसरा, साइंटिफिक नोटेशन जो आपको समझाया था वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, कि ये 0.00 वाले नंबर है, इनको हम नोटेशन में कैसे लाएंगे, या नोटेशन है उसको हम कैसे खोलेंगे। ठीक है जी, कन्वर्जन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आपको साइंटिफिक नोटेशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, कि सेम बेस पावर ऐड होगी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगी। और आखिर में ये डायमेंशंस जो है, जो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन पढ़ी है, और ये जो इक्वेशंस की डायमेंशन आपने वेरीफाई की है, ये सब आपको आना चाहिए कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो इस सब को बाद इंशाल्लाह, अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मुझे पूछे, नहीं तो मैं अब अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। किसी को कोई सवाल है तो वो रेस हैंड कर दे। किसी को कोई सवाल है तो वो अपना हाथ रेस हैंड का ऑप्शन उठाए। ठीक है जी, तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 में आपने डायमेंशंस नाम का एक बहुत ही काम का टॉपिक पढ़ा है, तो इस डायमेंशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। डायमेंशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। एक बात, आगे जाके ये डायमेंशन मजीद हम करते जाएंगे, एक फिजिकल क्वांटिटीज का भी डायमेंशन निकालेंगे, और इक्वेशंस को भी हम डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे। अब हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन अबू बकर हमसे कुछ सवाल करने वाला है, तो अबू बकर का माइक खोला है हमने। अबू बकर पूछे बेटा। सर वो आप वो जो पॉइंट से वो बनाते हैं नंबर्स, वो दोबारा समझा देगा बस। कौन से वाले? 0 पॉइंट अच्छा जहाँ पे अच्छा, लिखा होता है ना 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट को उठा के वहां से वहां लेके जाना, हाँ बस वो हाँ, दोबारा समझा साइंटिफिक देगा म्यूटेशन। ठीक है, मैं बता रहा जी। हूँ। ठीक है, माइक को हम ऑफ करते हैं जी अबू बकर के। अच्छा, अबू बकर ने एक चीज पूछी है, मैं जरा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। ऊपर की तरफ है वो साइंटिफिक नोटेशन, कहाँ है? ये रहा, ये साइंटिफिक नोटेशन है। देखें, ये चीज असल में हम ये यूं समझ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना आएगा हमारे पास, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे ऐसे घटिया नंबर बनेंगे, ऐसे या इतने बड़े बड़े नंबर, तो हमें जो है उनको फिर ऐसे लाना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसको कैलकुलेशन करना।
नंबर्स कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लाया जाता है, सीधे सी चीज है जी, पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है, पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है। जैसे इस नंबर को देखें 1 2 3 और फिर 3 3 6 3 9, पता नहीं 8 9 4, पता नहीं कितने जीरो है, बहुत सारे जीरो थे। तो अब मैं इस नंबर को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लाऊंगा, सबसे पहले पॉइंट को ढूंढे, पॉइंट का है। अगर नंबर में पॉइंट नहीं होता तो बिल्कुल राइट साइड पे होता है, ये रहा, यहाँ पर होता है पॉइंट। अब आप इस पॉइंट को उठाकर शिफ्ट करें, कहां पर, किसी भी दो नंबरों के बीच में ले जाएं। बेहतर यही होगा कि हम बिल्कुल आखिर में, यानी 1.2 कर दें, यानी नंबर जितना छोटा करोगे ना उतना अच्छा है। देखो अगर आपने इस पॉइंट को उठा के यहाँ लिया है, यहाँ पर, तो ये अब हो गया 12,300, अभी भी नंबर बढ़ा है। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ लिया है तो ये हो गया 1230, अब भी नंबर बढ़ा है। सबसे बेहतरीन जगह क्या होगी, ये। अब आपका नंबर कितना है, 1.2। बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, पॉइंट को उठाया यहाँ से और लेकर आ गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे हमने कितने डिजिट्स को जंप करा दिया, कितने डिजिट्स हमने क्रॉस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स जम हुए हैं। तो हम लिखेंगे 10 की पावर 11। और बाकी ये जो नंबर है ना 1.23, जो अब हमारा नंबर छोटा होके जो बन गया 1.23, ये हमने लिख दिया 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और 10 की पावर हमने क्या डाला 11, क्योंकि 11 डिजिट्स हमने जंप किया था। तो आपका ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। आप क्या करेंगे, पॉइंट उठाएं और एक बीच में कहीं ले जाकर के रख दें। आपका नंबर छोटा हो गया, आप वो नंबर लिख दें, मैंने पॉइंट उठाया यहाँ से यहाँ ले जाके रख दिया, नंबर हो गया मेरे पास 1.23। अब मैंने ये 1.23 नंबर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, ये सब में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 सब में आता है। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, जितना मैंने डिजिट्स को जंप किया है, 11 डिजिट्स जंप किए तो 11 पावर। अच्छा, अब कभी पावर प्लस होती है, कभी पावर माइनस, इसको कैसे करोगे आप, अगर आपने पॉइंट को लेफ्ट पे लेके गए हो, उल्टे हाथ पे लेके गए हो ना पॉइंट को, तो आपकी पावर प्लस आएगी। और अगर आपने पावर पॉइंट को सीधे हाथ पे लेके गए हो तो आपकी पावर जो है वो माइनस आएगी। अब जैसे इस एग्जाम्पल में पॉइंट यहाँ था, मैंने उल्टे हाथ पे लेके गया हूँ, देखो लेफ्ट साइड की तरफ लेके गया हूँ, एरो बनाया हुआ मैंने, मैं चूंकि लेफ्ट साइड की तरफ लेके गया उल्टे हाथ पे लेके गया, तो पावर मैंने क्या कर दी, +11। अब इस नंबर को देखें, यहाँ पॉइंट ये रहा और मैं उठा के इसको यहाँ लाया हूँ 1 और 2 के बीच में। अब नंबर क्या हो गया 1.23, ये मैंने लिख दिया नंबर 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये मैंने कितने डिजिट्स जंप किए, ये मैंने जंप किए हैं 13 डिजिट्स, 30। तब मैंने 13 लिखा, पावर माइनस डाली 13 की। क्यों माइनस डाली, क्योंकि मैंने राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट किया है, सीधे हाथ पे पॉइंट लेके गया तो मैंने ये राइट पे लेके गया। तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत आसान है, आप पॉइंट उठाए और ले जाके कहीं रख दें, जितना डिजिट्स आपने जंप किया है, जितने स्टेप आप चले हो उतनी 10 की पावर बना दो। प्लस रखोगे अगर आपने उल्टे हाथ पे पॉइंट लेके गए हो, और माइनस करोगे अगर आप सीधे हाथ पे पॉइंट को लेके गए हो। बस ये 2 3 बातें ध्यान में रख लो, साइंटिफिक नोटेशन आसान है। ठीक है, अब आते हैं जी आगे। और कोई सवाल तो नहीं है किसी को, देख ले जी, पूछ ले अगर किसी को कोई सवाल है तो। ठीक है जी, आप अब कोई सवाल नहीं दे रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को चैप्टर अच्छा समझ में आ गया। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगला चैप्टर शुरू करने वाले, अब हम पहले चैप्टर की बात नहीं करेंगे, मैं इसलिए आखिरी दफा एक बात बता रहा हूँ। आपने इस चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन, यूनिट कन्वर्जन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो थे वो, और नंबर जो होता है ना 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर -3, इसको कैसे खोला जाता है ये, और डायमेंशंस, इनकी प्रैक्टिस रखनी है। ये सारा याद करने का नहीं है, ये सारा प्रैक्टिस का मटेरियल है, इनकी प्रैक्टिस रखनी है। डायमेंशंस में क्या प्रैक्टिस रखनी है आपको जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी क्या डायमेंशन है ये याद होना चाहिए। एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल फोर्स, उसका हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। और अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। ये 3 चीजों की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में रखिएगा। डायमेंशन अभी खत्म नहीं हुआ, डायमेंशन आपका आखिर तक चलता रहेगा। हर चैप्टर से कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम मालूम कर रहे होंगे, या किसी इक्वेशन को डायमेंशनली वेरीफाई कर रहे होंगे। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 1 के बाद हमारे पास बुक में आता है चैप्टर नंबर 2, लेकिन अब चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको इसका रीजन शायद बताया था, अगर नहीं बताया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी आपको अगर हम पढ़ाएं। वजह यह है कि चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स का, और वेक्टर्स के अंदर आता है वेक्टर अलजबरा। वेक्टर अलजबरा बड़ा एहतियात से किया जाता है, उसमें प्लस माइनस की बड़ी वैल्यूज होती हैं। आप अगर एरो बना रहे होते हो तो सेंटीमीटर्स की बड़ी वैल्यूज होती है, प्लस माइनस अगर आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा बात ही गलत हो जाती है।
उसके बाद उसमें लॉज होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह वगैरह। उसके बाद उसमें मैट्रिक्स आपका आता है, मैट्रिक्स की भी चाहिए होगी आपको थोड़ी बहुत मालूमात कि जी तो हमने मैट्रिक में तो ना 2 कॉलम 2 रो वाला स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्व किया है, ये 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स ये कैसे सॉल्व होता है। ये सारी चीजें अगर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको फिजिक्स से नफरत हो जाएगी, आपको जहर लगने लगेगी, वैसे भी जहर है फिजिक्स, और बुरी लगने लगेगी। तो अभी इसका तरीकाकार हम ये रखते हैं कि हम चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 3 ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर 4 थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको, चैप्टर 5 थोड़ा और मुश्किल पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल मुश्किल होता जाएगा ना, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आप 3 थोड़ा सा इजी है, 4 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह करते करते जब आप 7वां चैप्टर पढ़ोगे ना, आप एक्सपर्ट हो चुके होगे फिजिक्स के अंदर। आपको ज्यादातर फॉर्मूले, ये डायमेंशंस, यूनिट कन्वर्जन, ये सब जबान ही आ रही होगी, बेहतरीन हो चुके होते हो आप 7वें चैप्टर तक। आप सारे मुश्किल टर्म्स आसानी से समझने वाले बन जाते हो। उस टाइम पे जब हम आपको चैप्टर 2 समझाएंगे ना, तो फिर वो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 से 2 सवाल लाजमी आएंगे, आप लाजमी 2 सवाल आते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप समझ ले, आप लॉन्ग के अंदर एक सवाल छोड़ना पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो हम लाजमी पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 2 को, लेकिन सही वक्त आने पर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। 9 मिनट है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको स्टार्टिंग का वो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन। मोशन नाम का आपका चैप्टर तो मैट्रिक में नहीं आया, लेकिन मैट्रिक की क्लास में ना आपके पास 2 चैप्टर थे। एक था चैप्टर नंबर 3, उसका नाम था काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, और एक था चैप्टर नंबर 4, उसका नाम था फोर्स एंड मोशन। ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 3, ये आपकी मैट्रिक के वो 2 चैप्टर मिले हैं। यानी मैट्रिक में आपने चैप्टर 3 और 4 पढ़ा था, उसमें जितनी चीजें पढ़ी थी ना आपने, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोमेंटम, वो टेंशन के केसेस जो थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, मोमेंटम का लॉ, फोर्स, फ्रिक्शन, वो सब अब इस चैप्टर में हमने मिलाया था। तो ये चैप्टर 3 आपका वो 2 चैप्टर को मिला के बना हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हम मोशन को पढ़ते हैं। पहली बात है, ये जरा मोशन समझते हैं, मोशन होता क्या है। देखिए फिजिक्स में अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 2 हालतों में, 2 स्टेट में मिलता है। एक कहलाती है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, और एक कहलाती है स्टेट ऑफ मोशन। फिजिक्स में आपको कोई भी चीज 2 हालतों में मिलेगी, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और एक स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ ये जो मोशन चैप्टर का नाम है, वो यहाँ इससे निकला हुआ है, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, पहले स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट उर्दू में अगर हम बोले कोई चीज रुकी हुई अगर हो, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक गिलास रख दिया सामने और आप 15-20 मिनट बाद देखेंगे गिलास मूव नहीं कर रहा, गिलास वहीं पर मौजूद है, आप क्या कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि पौधा जो है उसका तना बिल्कुल स्टैंड रहता है, कल भी आए परसों भी आए, एक बैनर लगा हुआ है, 3 दिन बाद हमने आके देखा बैनर वहीं लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, ये रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। फिजिक्स में हम इसको कैसे बयान करते हैं, ऐसे, डस नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता, अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा होता, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के अंदर है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, चेंजेस पोजीशन, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, तो आप कहोगे कि ये जो है वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। बड़ा सिंपल है ये चीज। अगर ऑब्जेक्ट, अगर चीज अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, आप कहोगे स्टेट ऑफ रेस्ट है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक बाइक खड़ी हुई है, ठीक है जी। अब मैंने देखा वो बाइक जो है एक छज्जे के नीचे खड़ी हुई है, ये उसकी पोजीशन है, वो उस छज्जे के नीचे खड़ी हुई है। 2 घंटे बाद आके देखता हूँ अभी भी वो उसी पोजीशन में, यानी उसी छज्जे के नीचे। 3 घंटे बाद आके देखता हूँ अभी भी वो उसी पोजीशन में, उसी छज्जे के नीचे। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो बाइक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो वहीं खड़ी हुई है छज्जे के नीचे, उसकी सेम पोजीशन है। मैं जब भी आके देख रहा हूँ वो अपनी पोजीशन, उसी पोजीशन पर मौजूद है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। मैं क्या कहूंगा, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी वो रुकी हुई है। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ कि जी वो पोजीशन उसकी क्या है, थी छज्जा है। थोड़ी देर बाद मैं आया, वापस आया, मैंने देखा वो छज्जे के नीचे नहीं है, अब वो थोड़ा सा आगे एक दूसरे छज्जे के नीचे। मैं समझ जाऊंगा क्या कि ये चली है, ये मूव करी है, क्योंकि पहले इसकी पोजीशन क्या थी, छज्जे के नीचे। अब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अब ये उठ के इधर आ गया, मैं समझ गया ये पोजीशन चेंज कर रहा है। क्लास के अंदर हम पढ़ा रहे होते हैं, अगर हम ये क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं इसकी एग्जाम्पल ये देता हूँ
कि जैसे कि मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने मुड़ के देखा जी फलाना बच्चा एक बेंच पे बैठा हुआ है, फिर मैंने मुड़ा बोर्ड पे लिखा, फिर मैंने दोबारा देखा बच्चा अभी भी वहीं बैठा हुआ है, फिर मैंने तीसरी दफा बोर्ड पे कुछ लिखा, मुड़ के देखा, मैंने देखा अभी भी बच्चा वो बैठा हुआ है। मेरा दिमाग क्या कहेगा, बच्चा रुका हुआ है, बच्चा स्टेट ऑफ रेस्ट में, मूव नहीं कर रहा। क्यों? वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ था अभी भी उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, ही इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो मैं क्या कहूंगा, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जी वो मैं मुड़ के देखा, वो अब पीछे वाली बेंच पे चला गया, फिर थोड़ी बाद मैंने मुड़ के देखा वो और पीछे वाली बेंच में, फिर थोड़ी बाद देखा तो वो बाहर, थोड़ी बाद देखा खिड़की से बाहर जाकर हूँ मैं तो वो बाहर से नीचे से टाटा कर रहा है। अब वो क्या हुआ, मैं समझ जाऊंगा ये मूव कर रहा था, मैं समझ जाऊंगा ये मोशन कर रहा था। मुझे कैसे पता चला? मैंने थोड़ी देखा उसको चलते हुए, मुझे कैसे पता चल गया कि ये मोशन में था? क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। पहले एक बेंच पे था, फिर पोजीशन चेंज करी, दूसरी बेंच पे चला गया, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, फिर बाहर। तो मैं देखूं ना देखूं, मैंने आइडिया हो गया जी कि ये शख्स मूव कर रहा था, ये शख्स मोशन के अंदर था। कैसे? चेंज पोजीशन। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन नहीं करता, अपनी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पर है, उसी पोजीशन पर मौजूद है, बहुत देर से हम देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में। और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, अगर वो देखें हम कि जी वो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहा है, तो आप समझ जाए कि वो स्टेट ऑफ मोशन में, यानी वो हरकत में। एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा, ये दोनों जो है रिलेटिव होती है, बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये दो टर्म्स होती हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। क्या होती है रिलेटिव? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, उसको आप एब्सोल्यूट कहते हो। और रिलेटिव कहते हो अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही होती है, किसी से रिलेट कर रही होती है, किसी से ताल्लुक होता है। ठीक है। एब्सोल्यूट, कोई चीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। टाइम एब्सोल्यूट होता है, बारिश हो रही हो या सूरज निकला हुआ हो या धूप हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, टाइम कभी रुकता है? टाइम टाइम कभी चेंज होता है? कभी टाइम पीछे जाएगा? नहीं, एक खास रफ्तार से आगे बढ़े जा रहा है। टाइम एब्सोल्यूट है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। आप टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दें, गर्मी बढ़ा दें, गर्मी कम कर दें, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम एक खास स्पीड के अंदर चलता रहेगा। तो हम कहते हैं टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। और रिलेटिव कहते हैं जब आप एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। स्पीड और टाइम रिलेटिव होता है एक दूसरे के। अगर आप टाइम चेंज करेंगे ना, स्पीड चेंज होती है। टाइम को आप जितना चेंज करो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो टाइम स्पीड रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव कहते हैं अगर कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक हो। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती। अगर मैं ये बोलूँ ना कि एक ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में, याद रखिएगा एब्सोल्यूट मैंने बता दिया आपको कि यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं है। मैं कहूँ कि यार एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर है, नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोशन भी होगा। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रेस्ट भी होगा। मिसाल के तौर पे आप लिफ्ट में बैठ जाओ और लिफ्ट चल रही है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब मेरे हिसाब से आप क्या हो, आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, लेकिन आप तो मोशन में हो, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है। होगा ही ना, दोनों एक दूसरे से लिंक अप। हम लिफ्ट में खड़े हैं, आप मुझे देखोगे तो आप क्या कहोगे कि सर स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, क्योंकि सर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त मोशन के अंदर भी हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। आप अगर एक कुर्सी में बैठ जाए, अभी आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, बिल्कुल ना हिले, सांस रोक के बैठे रहे, सामने वाला देखकर आपको क्या कहेगा, यार आप तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, आप तो हिल ही नहीं रहे। लेकिन आप स्टेट ऑफ मोशन में भी हो, आप दुनिया पे हो और दुनिया घूम तो रही है। हम तो अर्थ पे है ना, और अर्थ तो घूम रही है। तो अगर इस अर्थ के अंदर कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो रेस्ट के अंदर है, लेकिन साथ साथ चूंकि वो अर्थ के अंदर है, इस दुनिया के अंदर है, तो आपकी दुनिया भी तो मूव कर रही है, तो वो हाथ के हाथ मोशन के अंदर भी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी मेरे सामने खाली गिलास पड़ा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है ये रेस्ट के अंदर है ना, क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये रेस्ट के अंदर है। लेकिन चूंकि ये अर्थ के अंदर है और पूरी अर्थ हिल रही है। आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, आप रेस्ट के अंदर हो, लेकिन गाड़ी चल रही है, मोशन। ठीक है। आप एक मटेरियल उठा लो, सोने का टुकड़ा उठा लो, अब सोने का टुकड़ा आपने रख दिया, ये है स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूम रहे होते हैं, यानी उसके जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन के अंदर है। तो ये जो रेस्ट और मोशन होते हैं ना, ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जहाँ रेस्ट होगा वहाँ कहीं ना कहीं मोशन भी होता है, जहाँ मोशन होगा वहाँ कहीं ना कहीं रेस्ट भी होता है। ठीक है जी। तो आज की क्लास का टाइम हमारा खत्म हो जाता है, हम यहीं पर ही अपनी क्लास को डिसमिस करेंगे।